हाय एवरीवन, मैं नीलगेंद्र सर सभी को जो है इस YouTube के माध्यम से जो मेरा क्लास जो चल रहा है इस पर सभी का आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज हम लोग 11th क्लास का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं सभी जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है मिलते रहे। साथ साथ में आप लोग जो है उसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक भी करें। चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये है समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत सबसे पहली बार जो शब्द का जो उच्चारण किया गया था वो थे जर्मनी के थे जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर थे जिन्होंने कि सबसे पहली बार समुच्चय शब्द का उच्चारण किया था। वो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। और उनका जन्म जो हुआ था वह 1845 ईस्वी में और मृत्यु जो हुई थी वह 1918 ईस्वी। यानी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है समुच्चय। तो हम लोग ये जान गए कि सबसे पहली बार जो समुच्चय शब्द का जो उच्चारण किया गया था वह जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया था। वो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। कितने ईस्वी में? तो 1845 में उनकी जन्म हुई थी और मृत्यु कब? 1918 ईस्वी में। तो अब हम लोग चलते हैं कि समुच्चय है क्या। समुच्चय जिसको हम लोग कहते हैं सेट कहते हैं। तो हम लोग जो है जनरली जो है हम लोग यह समुच्चय शब्द का यूज करते हैं। जैसे बर्तन का सेट कहते हैं, किताब का सेट, चम्मच का सेट, कॉपी का सेट, क्या कहते हैं, कपड़ा का सेट। तो यानी कि हम लोगों से ये सेट जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा कि रियल में यह सेट होता क्या है। तो चलते हैं हम लोग, समुच्चय क्या है। तो समुच्चय जनरली जो हम लोग जानते हैं, जो परिभाषा जो आपको जो है किताब में जो लिखी हुई मिलेगी वह इस तरह से मिलेगी किताब में लिखी हुई कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस तरह से समुच्चय कहते हैं। यानी कि a set is a collection of well defined objects। यानी कि कहता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट जो होता है, समुच्चय जो होता है, तो कहता है कलेक्शन है, संग्रह है। किसका भाई संग्रह है? तो वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, ऑब्जेक्ट्स मतलब होता है वस्तुएं, और वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित। तो यानी कि सुपरिभाषित। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि ये सुपरिभाषित का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये जो परिभाषा जो दिया गया है या किस संदर्भ में परिभाषा दिया गया है, इस चीज को समझना अति आवश्यक है कि ये जो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं या किस सेंस में दिया गया परिभाषा है, ये समझना अति आवश्यक है। तो आप लोग देखिए यहाँ कि कहता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। जैसे मान लेते हैं वस्तु लेते हैं, जैसे A, B, C, D, ये सब जो है भिन्न भिन्न वस्तु ले लेते हैं। और इस भिन्न भिन्न वस्तुओं को लेके और इसको हम लोग अगर करली ब्रैकेट जो है मंझली कोष्टक अगर लगा देंगे तो ये मेरा एक समुच्चय होता है। यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि अगर ये सब ABCD इस तरह से अगर लिख देते हैं तो ये मेरा एक समुच्चय है। लेकिन इस समुच्चय में दो चीज जानना अति आवश्यक है कि ये वेल डिफाइंड क्या होता है। चलिए भाई, हम लोग कलेक्शन तो कर दिए, समूह तो कर दिए, लेकिन ये सुपरिभाषित का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए ये देखिए आप लोग,
तो जैसे कि ये ए जो है, बी जो है, सी जो है, डी जो है, ये सब आपका क्या है, अवयव है। ये सब आपका क्या है, वस्तु है। ये सब क्या है, वस्तु है। और ये सब जो वस्तु आप देख रहे हैं, भिन्न भिन्न देख रहे हैं, भिन्न भिन्न, सब एक दूसरे से अलग अलग है। ए बी के जैसा नहीं हो सकता है, बी सी के जैसा नहीं हो सकता है, सब भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। एक नंबर बात। दूसरी बात कि अमुख वस्तु, जैसे कि इसमें ए बी सी डी, इसमें हम ये कहेंगे कि अमुख वस्तु मतलब यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये सब इसमें इस समुच्चय के अवयव हैं। तो अगर कोई पूछे समुच्चय के लिए, तो समुच्चय के लिए दो बातें होना अति आवश्यक है। पहली बात डिफरेंट, जिसको कहते हैं भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कहते हैं। डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, तो हम डिस्टिंक्ट ज्यादा शब्द यूज करेंगे, इसको हटा देते हैं। और एक होता है डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश, GUISHABL, डिस्टिंग्विशेबल। तो दो बात समुच्चय में जो है अति आवश्यक होता है। एक होता है डिस्टिंक्ट, एक होता है डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होना चाहिए। और डिस्टिंग्विशेबल का अर्थ होता है विवेचना योग्य। तो चलिए, विवेचना योग्य। तो सबसे पहले दो चीज जानना अति आवश्यक है कि यह डिस्टिंक्ट का अर्थ क्या होता है और डिस्टिंग्विशेबल का क्या अर्थ होता है, डिस्टिंग्विशेबल का क्या मीनिंग होता है। तो हम डिस्टिंग्विशेबल मतलब विवेचना योग्य, क्या इसका मीनिंग होता है सेट में। अगर सेट में ये दो शब्द नहीं कहा जाए तो ये सब सारी बातें जो है बेकार है। तो देखिए, डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, अर्थात समुच्चय ये जो आपका है, इसमें सभी वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये सब वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। एक नंबर। दूसरी बात, डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, अर्थात विवेचना योग्य होना चाहिए। विवेचना योग्य का अर्थ होता है कि फलनामा जो कहते हैं, अमुख वस्तु जो है इस समुच्चय का सदस्य है या नहीं। अमुख वस्तु जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये जो सेट है, जिसका सेट का नाम दे देते हैं, बी दे देते हैं। तो ये जो सेट बी है, इसका ये सब सदस्य है या नहीं है, यानी कि विवेचना योग्य, वही मीनिंग होता है डिस्टिंग्विशेबल। तो समुच्चय के लिए हम लोगों का होना चाहिए दो बात। दो बात होना चाहिए समुच्चय के लिए। पहला चीज डिस्टिंक्ट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल। क्या होना चाहिए, डिफरेंट और डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंक्ट, एक डिस्टिंक्ट और दूसरा होना चाहिए डिस्टिंग्विशेबल, मतलब भिन्न भिन्न भी होना चाहिए और विवेचना योग्य भी होना चाहिए। अगर भिन्न भिन्न भी होगा और विवेचना योग्य भी होगा तभी वह समुच्चय होगा, नहीं तो समुच्चय नहीं हो सकता है। तो हम लोग ऐसे लिखें, अगर 1 2 3 4 5 ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और डिस्टिंग्विशेबल भी है। मतलब हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो अमुख वस्तु जो है, यह जो वस्तु है इस समुच्चय का जो है क्या है, एक सदस्य है। और किसी भी समुच्चय को हम लोग बड़ी अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसकी बड़ी अक्षर से हम लोग किसी भी समुच्चय को हम लोग सूचित करते हैं। तो यानी कि ये ए बराबर लिख लिए हम लोग, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये हो गया आपका वस्तुएं, ये सब है, जिसको हम लोग अवयव भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यह जो है आपका ऑब्जेक्ट्स है। क्या है, ये सभी क्या है आपका, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, या इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं,
इंट्रीज कह सकते हैं, या हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि यह 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, 4 जो है, 5 जो है, यह सब किसका सदस्य है? तो ए का। तो हम ये सबको मेंबर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेंबर्स। मेंबर्स मतलब सदस्य। सदस्य भी हम इस सबको कह सकते हैं कि यह 1 किसका सदस्य है? ए का। 2 किसका सदस्य है? ए का। 3 किसका सदस्य है? ए का। 4 किसका सदस्य है? ए का। 5 किसका सदस्य है? ए का। तो हम इसको मेंबर्स भी कह सकते हैं। तो किसी भी समुच्चय के लिए 2 चीज होना अति आवश्यक है। एक होना चाहिए डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं भिन्न भिन्न कहते हैं, भिन्न भिन्न कहते हैं। और डिस्टिंग्विशेबल का अर्थ होता है विवेचना योग्य, विवेचना योग्य। तो 2 बात का ख्याल रखना अति आवश्यक है। तो अब जो है कहता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, यानी कि वस्तुओं का तो संग्रह होना चाहिए, संग्रह तो कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन मतलब यही हुआ कि वो भिन्न भिन्न जो वस्तुएं हैं वो इसमें हैं या नहीं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ एक चीज, किसी भी समुच्चय को हम लोग किससे सूचित करते हैं? बड़ी अक्षर से, जबकि उसके अवयवों को हम लोग छोटी अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे ए बराबर अगर लिखते हैं ABCDE, तो ये आपका एक समुच्चय है। क्योंकि इसलिए यह समुच्चय है, इसमें भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। सब वस्तुएं जो है अलग अलग है, लेकिन ये एक समुच्चय है। लेकिन हम एक दे देंगे B बराबर AACDED, तो यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बोले हैं भिन्न भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए। यहाँ देखिए AA 2 बार आ गया, DD 2 बार आ गया, तो इसीलिए यह भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय नहीं है, जबकि ये आपका समुच्चय है। क्योंकि इसमें जितने भी वस्तुएं हैं सब अलग अलग है, जितने भी आप देखिए सब अलग अलग वस्तुएं हैं, इसीलिए यह समुच्चय और ये समुच्चय नहीं है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इसको क्या कहते हैं? इन सभी को हम लोग वस्तु कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं, जिसको अवयवें कहते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स जो बना है, तो हम इसको किसका एलिमेंट्स कहेंगे? ए का कहेंगे, ए का एलिमेंट्स कहेंगे। ये ए जो है उसी का ये सब एलिमेंट्स है। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो है इसको कैसे लिखेंगे कि यह ए जो है इसका सदस्य है? तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, एक ये शब्द होता है और एक ये होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब होता है संबंधित है, संबंधित है। और इसका अर्थ होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू हुआ कि यह जो है संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। अगर संबंधित नहीं होगा तो हम लोग इस चिन्ह का यूज करेंगे, अगर संबंधित होगा इस चीज का यूज करेंगे। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, सदस्य भी कह सकते हैं, इसको कहेंगे सदस्य नहीं है। जैसे कि हम आप लोगों को ये कहेंगे यह ए जो है ए से संबंधित है, तो ऐसे अगर है तो ऐसे लिखेंगे, कहेंगे यह ए जो है छोटी ए जो आप देख रहे हैं, जो यह अवयव है किससे संबंधित है? ए सेट से संबंधित है। हम पूछेंगे बी जो है किससे संबंधित है? ए से। पूछेंगे सी जो है किससे संबंधित है? ए से। डी जो है किससे संबंधित है? ए से। ई जो है किससे संबंधित है? ए से है। लेकिन अगर हम इसी में और दे दें, इसी में हम और दे दें क्या चीज? तो हम दे देते हैं जी जो है, पूछेंगे क्या ए का सदस्य है? तो देखिए इस जी है इसमें नहीं है, तो कहेंगे जी जो है वह ए का सदस्य नहीं है। हम पूछेंगे एच जो है ए का सदस्य है, तो कहीं है इसमें? एच नहीं है, तो काट देंगे। तो अगर सदस्य है तो उसको ये लिखेंगे, अगर सदस्य नहीं है तो उसको ये लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू और इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोई पूछेगा आप लोगों से अवयव क्या होता है, अवयव किसे कहते हैं? तत्व के, यानी कि यहाँ जो है अवयव क्या होता है, ये सब जो अवयव है कहते किसे हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट या कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं।
तो क्या होता है? एलिमेंट। तो हम लोग ये कहेंगे, या अवयव क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे ये कि जिन वस्तुओं से, ये सब वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं से समुच्चय का निर्माण होता है, जिन वस्तुओं से, ये सभी वस्तुएं हैं, इन्हीं से समुच्चय का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जिन वस्तुओं से, ये सब वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं से समुच्चय का निर्माण होता है, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। उस समुच्चय का क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो आप लोग जो है इन सबको क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। तो ये किसका अवयव है? अभी आप लोग जाना कि ये ए जो है ए का है। इसी तरह से हम ए बराबर एक सेट लेते हैं 1 2 3 4, और आप लोगों को सबसे पहले अगर कहा जाए ये होगा कि ये होगा, तो एक डैश 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 ए, फिर ले लेते हैं -1 डैश डैश ए, फिर ले लेते हैं -3 डैश डैश ए, 3 डैश डैश ए, और 5 4 डैश डैश ए। तो देखिए 1 इसमें है तो ये हो जाएगा, -1 इसमें कहीं नहीं है तो ये हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। इसमें जो है -3 नहीं है, 3 है, नहीं है -3, डज नॉट हो जाएगा। 3 है, हाँ है, तो इसमें ये हो सॉरी इसमें ये हो जाएगा, और 4 है इसमें, जी हाँ, तो ये हो जाएगा। तो ये हुआ। हम इसको पढ़ेंगे कि 1 इज बिलोंगिंग टू ए, या 1 बिलोंग्स टू ए, या कहेंगे कि 1 इज मेंबर ऑफ ए, या 1 जो है किसका सदस्य है? ए का। -1 इज नॉट मेंबर ऑफ ए, -3 इज नॉट मेंबर ऑफ ए, 3 इज हियर मेंबर ऑफ ए, 4 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ए। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे। तो किसी भी, यानी कि समुच्चय को हम लोग जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखेंगे, और जबकि उसके अवयवों को छोटी अक्षर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, इसीलिए हम लोग इनके अवयवों को छोटी अक्षर में लिखते हैं। तो आप लोग जाने सबसे पहले कि यह समुच्चय जो है सबसे पहली बार जो है जॉर्ज कैंटर के द्वारा बोला गया था। जॉर्ज कैंटर जर्मनी के थे, और उनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था, जबकि मृत्यु जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। और फिर उसका समुच्चय जो है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। फिर उसमें पढ़े कि इसके लिए, समुच्चय के लिए 2 बात होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। तो एक बात इसमें एक चीज़ है, क्या समुच्चय शब्द परिभाषित है या अपरिभाषित? ये जो आप लोग जो समुच्चय शब्द जो है, ये जो समुच्चय जो शब्द है, ये परिभाषित है कि अपरिभाषित? और दूसरी बात, इसके अवयव जो हैं वह परिभाषित है कि अपरिभाषित, ये जानना अति आवश्यक है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए आप लोग, ये आप लोगों का एक समुच्चय है। आप लोग देख रहे हैं ए बराबर यह एक सेट है, और आप लोग देखिए सेट लिखने के लिए मंझली कोष्ठक लगा देंगे, और सब अवयव लिख करके प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमों का प्रयोग करेंगे। कॉमा, और बहुत सारे हैं तो कॉमाज हो जाएगा, इसका प्रयोग करेंगे आप लोग। और दूसरी बात यहाँ देखिए, क्या आप लोग बताइए, क्या यह 1 2 के जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। 1 कभी 2 के जैसा नहीं हो सकता है, 2 कभी 3 के जैसा नहीं हो सकता है, या 2 जो है कभी 3 जैसा नहीं हो सकता है, या 1 कभी 3 जैसा नहीं हो सकता है। क्या 1 कभी 4 जैसा हो सकता है? जी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। कभी भी हम कह सकते हैं 1 के स्थान पे 4 लिख देंगे, ऐसा होता है? जी नहीं। क्या 2 के स्थान पे 3 को लिख सकते हैं? जी नहीं। 3 के स्थान पे 4 को लिख सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि जैसे जब ये स्वयं अपने में परिभाषित नहीं है, स्वयं ये अवयव जो हैं ये स्वयं अपने में परिभाषित जब नहीं है, यह समुच्चय जो है कहाँ से परिभाषित होगा? ये समुच्चय कहाँ से परिभाषित होगा जब इसके ये सब एलिमेंट्स जो हैं स्वयं अपने में, ये अगर देखें तो ये अपने में जब डिफाइन नहीं है, इसके एलिमेंट्स डिफाइन नहीं है,
देखिए, एक कभी दो के जैसा नहीं हो सकता है, दो कभी चार के जैसा नहीं हो सकता है। तो क्या जब यही स्वयं जो है इनके एलिमेंट्स डिफाइन जब नहीं है तो समुच्चय शब्द कहाँ से डिफाइन होगा? तो अब अगर कोई पूछे कि तब है क्या, जब डिफाइन नहीं है तो क्या है, तो तब अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि समुच्चय जो है यह क्या है, अपरिभाषित, यानी कि कहेंगे नॉट डिफाइंड। समझ गए? और पूछेंगे कि इसके अवयव क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो ये भी जो है आप लोगों का अपरिभाषित, यानी इनके एलिमेंट्स भी क्या हैं, अपरिभाषित हैं। किस लिए, क्यों अपरिभाषित हैं? क्योंकि जैसे एक हम लेते हैं, एक सेट लेते हैं, आर बराबर राम लेते हैं, आर फॉर राम लेते हैं, एल फॉर लक्ष्मण लेते हैं, और बी फॉर भरत मान लेते हैं, बी फॉर, या कुछ ऐसे इस तरह से लिखे हैं। क्या आर कभी एल के बराबर हो सकता है, या एल कभी बी के बराबर हो सकता है? जी नहीं। इसका गुण, इसका गुण, इसका गुण, सबका अलग अलग गुण है अपना। जैसे हम लोग ले लेते हैं, आप लोग बहुत क्रिकेट खेलते हैं, आई फॉर इंडियन टीम ले लेते हैं शिखर धवन, फिर उसके बाद ले लेते हैं रोहित शर्मा, और ले लेते हैं विराट कोहली ले लेते हैं। क्या बताइए, शिखर धवन विराट कोहली बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। क्या रोहित शर्मा जो है शिखर धवन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। सबका अपना अपना टेक्निक है खेलने का। तो जब ये सब स्वयं जो है जब परिभाषित नहीं है अपने में, तो यह जो है आई जो सेट है ये कहाँ से परिभाषित होगा? तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सेट जो है, समुच्चय जो है, समुच्चय के अवयव जो होते हैं वह क्या होते हैं, परिभाषित नहीं होते हैं, नॉट डिफाइन होते हैं। जब उसके एलिमेंट्स अपने में परिभाषित नहीं है तो समुच्चय शब्द कहाँ से परिभाषित होगा? तो समुच्चय क्या हो जाएगा, अपरिभाषित शब्द हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि समुच्चय का परिभाषा क्या हो गया, जो दिया गया है किताब में कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये समुच्चय का सिर्फ हम वर्णन कर सकते हैं कि समुच्चय ऐसा होता है अगर हम लोग भिन्न भिन्न अवयवों को लिखते हैं, और भिन्न भिन्न अवयवों को लिखने के बाद कॉमों का प्रयोग करके और मंझली कोष्टक लगा देंगे तो ये मेरा एक समुच्चय होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित अगर करेंगे वह समुच्चय हुआ, ये हम लोग कहेंगे। तो ये जानना अति आवश्यक है कि किस सेंस में जो है सेट थ्योरी का वो परिभाषा दिया गया है। तो चलते हैं, हमको लगता है कि आप लोग जो है इसको सीखे होंगे कि समुच्चय है क्या। आप लोग जान गए समुच्चय में दो चीज का अति आवश्यक है, एक डिस्टिंक्ट और एक डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, अर्थात समुच्चय में वस्तुएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, और डिस्टिंग्विशेबल का अर्थ होता है कि विवेचना योग्य। हम उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यह इंडियन टीम में शिखर धवन खिलाड़ी है, ये रोहित शर्मा है, ये विराट कोहली है, यह अमुक खिलाड़ी जो है इस टीम का सदस्य है, यह अमुक खिलाड़ी जो है इस टीम का सदस्य है, यह अमुक खिलाड़ी जो है इस टीम का सदस्य है, ये कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल कहते हैं। तो हम लोग जो है चलते हैं आगे। अब जो है कौन से शब्द परिभाषित हैं, कौन से अपरिभाषित हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम लोग कहें कि सबसे सुंदर जो है महिला जो है ऐश्वर्या राय है। अगर ये कहें कि यह परिभाषित है कि अपरिभाषित है, अगर कहें कि एक सेट के रूप में अगर हम इसको ऐसे कहें ये कि सबसे सुंदर महिलाओं जो है वह ऐश्वर्या राय है, महिलाओं में सबसे सुंदर है ऐश्वर्या राय है, तो ये कहना हमारी मूर्खता होगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक आप एक सब इस दुनिया में जो है सुंदर है, सुंदर का कोई जो है पैमाना नहीं है, कोई मापने का नहीं है कि कितना केजी वो सुंदर है। तो इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय ही सुंदर है और है तो वह कितना है। तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल मूर्खता वाली बात हुई, इसीलिए हम लोग कहेंगे यह अपरिभाषित है। जैसे कोई कहे कि बताइए कि सबसे विश्व में सबसे अच्छा क्रिकेटर विराट कोहली है, तो ये भी कहना हमारी मूर्खता होगी,
चूँकि विराट कोहली आप किस आधार पे उसको बोल रहे हैं, चूँकि इस धरती पर एक सब ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको कि मौका नहीं मिला है। विराट कोहली, आप कहेंगे विराट कोहली, हम कहेंगे रोहित शर्मा, कोई कहेगा रोहित शर्मा, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर, कोई कहेगा, तो ये एक शब्द जो है न पैमाना नहीं हुआ, हम तो उसके परफॉर्मेंस के आधार पे ये कहते हैं कि वह जो है अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन पूरे विश्व में कहें, हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जिनको कि मौका जो है नहीं मिलता है, तो इसीलिए ये चीज़ कहना बेवकूफ़ी होगी। अब हम कहें कि इस अध्याय में आने वाले क्वेश्चनों का संग्रह, तो जी हाँ, इस अध्याय में कितने क्वेश्चन आएंगे हम उसका संग्रह कर सकते हैं, इसीलिए यह एक समुच्चय है। तो समुच्चय में हम आप लोगों को दो चीज़ जो है बताएंगे। समुच्चय को लिखने का तरीका, तो समुच्चय को लिखने का जो तरीका है वो हम दो तरीके से समुच्चय को लिखते हैं। पहला क्या है, सारणी विधि। सारणी विधि पहला है सारणी विधि, और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। पहला है सारणी विधि और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म कहते हैं, या इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, या इसको हम लोग रूल फॉर्म भी कहते हैं। रूल फॉर्म या मेथड भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसी पर अब हम लोग क्लास जो है लेंगे। तो ये सारणी विधि जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ये है क्या सारणी विधि। और समुच्चय निर्माण विधि जिसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, क्या होता है इस चीज़ को जानना अति आवश्यक है। यानी कि समुच्चय को जो है निरूपित करने के दो नियम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट जो है, देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। एंड टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो देखिए ये है क्या, जैसे लिखने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को लिखेंगे, ए बी सी डी लिख लिए। ये सब एलिमेंट्स भिन्न भिन्न होता ही है, और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा का प्रयोग होना ही चाहिए, और मंझली कोष्टक अगर लगा देंगे, और इसका नाम कुछ तो देना ही पड़ेगा, समुच्चय है तो कुछ देना ही पड़ेगा। अगर हम इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये मेरा कहलाता है, क्या चीज़ कहलाता है, तो सेट कहलाता है। यह किस रूप में सेट हुआ, ये तो सारणी विधि में इसको लिखने का ये तरीका हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक देख लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म तेजी से। सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 ये जो है ये एक सेट है, और ये एक विशेष गुण को प्रकट कर रहा है। क्या विशेष गुण को प्रकट कर रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। तो ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स जो हैं एक विशेष गुण को परफॉर्म कर रहा है। अगर यह विशेष गुण को परफॉर्म करेगा तभी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम ये कहेंगे, अगर इसको लिखना, अगर ये b बराबर मान लेते हैं तो कहेंगे b बराबर एक्स सच डेट एक्स। इसको सच डेट पढ़ेंगे, एक्स सच डेट एक्स प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यह एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स ये लिखने का तरीका है। कोई वाई सच डेट वाई भी लिख सकता है, कोई जेड सच डेट जेड भी लिख सकता है, या सच डेट इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये जो देख रहे हैं सच डेट पढ़ते हैं। और या फिर इसको ऐसे तिरछा अगर ये लकीर दे देंगे तो इसको कॉलन पढ़ेंगे, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स कॉलन एक्स प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे इसी पर। आज इतना सा ही रहने दीजिए। आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब भी करें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।